14 जून 2025 की सुबह नेहा के लिए किसी और दिन जैसी ही थी। वह एक सिंपल, इंडिपेंडेंट औरत थी जो एक बिजी शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी लाइफ उसकी अपनी थी, जिसे उसने कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन से बनाया था। उसकी एक छोटी ग्राफिक डिजाइन फर्म में अच्छी जॉब थी, कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे और सपने जो धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। नेहा अपनी रूटीन की कालमी, अपनी सॉलिट्यूड के आराम और अपने डिसीजन खुद लेने की आजादी को एंजॉय करती थी। उसे लगता था कि लाइफ एक कैनवस है और वह आर्टिस्ट है जो अपने फ्यूचर को अपनी पसंद के रंगों से पेंट कर रही है। उसकी दुनिया व्यवस्थित, प्रेडिक्टेबल और पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी, या उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन उस सुबह एक अजीब डिस्टर्बेंस हुई। उसके दरवाजे पर एक खूबसूरती से पैक किया हुआ बॉक्स आया, जिस पर कोई नाम या रिटर्न एड्रेस नहीं था। अंदर उसे एक शानदार लाल साड़ी मिली, जिस पर डेलिकेट गोल्ड एम्ब्रॉयडरी थी। यह उस तरह की साड़ी थी जो एक दुल्हन पहनती है। कंफ्यूज्ड नेहा ने इसे एक गलती मानकर नजरअंदाज कर दिया। शायद यह किसी पड़ोसी के लिए डिलीवरी थी। उसने उसे एक तरफ रख दिया। उसका दिमाग पहले से ही अपने पेंडिंग वर्क प्रोजेक्ट्स और फ्रेंड्स के साथ बनाए वीकेंड प्लान्स पर था। उसे नहीं पता था कि यह मिस्टीरियस पैकेज कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक तूफान की शुरुआत थी जो उसकी व्यवस्थित लाइफ को पूरी तरह से पलट देने वाला था। दिन चलता रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक बेचैनी बनी रही। उसी शाम उसके पेरेंट्स ने कॉल किया। उनकी आवाजें असामान्य रूप से तनावपूर्ण थीं, जिनमें घबराहट और अर्जेंसी का मिक्सचर था। उन्होंने तुरंत उससे मिलने पर जोर दिया। धीमी, गंभीर आवाज में बात कर रहे थे, जो उनकी यूजुअल खुशमिजाज बातों से बहुत अलग थी। नेहा के दिल की धड़कन एक अस्पष्ट डर से तेज होने लगी। उसने सोचा कि ऐसा क्या जरूरी हो सकता है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के उससे मिलने के लिए 3 घंटे ड्राइव करके आना पड़ा। उसने अपना छोटा लिविंग रूम ठीक किया। उसका दिमाग हजारों चिंतित सवालों से भरा था। वो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि क्या होने वाला था। जब उसके पेरेंट्स पहुंचे तो उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। वे उसके सोफे पर बैठे, उसकी नजरें चुराते रहे और काफी देर तक सिर्फ सन्नाटा रहा। आखिर में उसके पिता ने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। उन्होंने उसे उसके बचपन की एक कहानी सुनाई, एक ऐसा समय जो उसे मुश्किल से याद था। उन्होंने 2 परिवारों के बीच किए गए एक वादे की बात की, एक प्रतिज्ञा जो yearsों पहले की गई थी। नेहा सुनती रही। उसकी कंफ्यूजन धीरे धीरे अविश्वास में बदल गई। कहानी किसी फिल्म जैसी लग रही थी, एक ऐसी कहानी जिसका उसकी मॉडर्न, सेल्फ मेड लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। उसने पंचलाइन का इंतजार किया कि वे कहें कि यह सब एक मजाक था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पिता के शब्द हवा में भारी थे। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग आया कि जब नेहा सिर्फ एक बच्ची थी, तब वह बहुत बीमार पड़ गई थी। अपनी बेताबी में उसके माता पिता ने अपने सबसे करीबी फ्रेंडों शर्मा परिवार से एक वादा किया था। उन्होंने सहमति दी थी कि अगर नेहा ठीक हो जाती है तो वह एक दिन उनके बेटे अर्शब से शादी करेगी। ये एक ट्रेडिशनल प्रतिज्ञा थी, डर और उम्मीद के एक पल में किया गया कमिटमेंट का एक बंधन। नेहा उन्हें घूर रही थी। उसका दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह अवास्तविक लग रहा था, जैसे किसी और युग की स्टोरी। वह 21वीं सदी की औरत थी। ऐसी चीजें उसके जैसे लोगों के साथ नहीं होती। उसने हमेशा प्यार में विश्वास किया था, लेकिन पसंद में भी। हालांकि असली झटका अभी बाकी था। उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए बाकी सब कबूल किया। कुछ हफ्ते पहले नेहा को निमोनिया के एक गंभीर अटैक के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 2 दिनों तक बेहोश थी। उस दौरान उसके माता पिता उसकी जान को फिर से खतरा महसूस करते हुए अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मजबूर महसूस करने लगे। शर्मा परिवार मिलने आया हुआ था और इमोशनल वल्नरेबिलिटी के एक पल में उन्होंने अस्पताल के कमरे में ही एक पुजारी और कुछ गवाहों के साथ शादी की रस्म पूरी कर दी थी। नेहा कानूनी तौर पर मैरिज शुदा थी और उसे इसका बिल्कुल भी याद नहीं था। वह बेहोश रहते हुए दुल्हन बन गई थी। गुस्से की एक लहर गर्म और तेज नेहा पर छा गई। उसे धोखा और उल्लंघन महसूस हुआ। उसकी लाइफ, उसका शरीर, उसका फ्यूचर, इतने बड़े डिसीजन को उसकी सहमति के बिना उसे पता चले ही ले लिया गया था। उसने अपने माता पिता को देखा, अब कंफ्यूजन के साथ नहीं, बल्कि गहरे दर्द के साथ। वे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्होंने हमेशा उसे मजबूत और इंडिपेंडेंट रहना सिखाया था, दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना सिखाया था। फिर भी उन्होंने उसका सबसे मौलिक अधिकार छीन लिया था, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का राइट। सुंदरलाल साड़ी अचानक समझ में आ गई।
एक ऐसे बंधन का प्रतीक जिससे वह कभी सहमत नहीं हुई थी। उसके माता पिता ने अपने कामों को अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की। उनकी आवाजें पछतावे से भरी थीं। उन्होंने ट्रेडिशन, सम्मान और एक ऐसे वादे की बात की जिसे वे तोड़ नहीं सकते। उन्होंने उसे बताया कि अर्शद, उसका तथाकथित पति, एक अच्छा आदमी था और वह भी इस सिचुएशन में उतना ही फंसा हुआ था जितनी वह थी। उस पर अपने परिवार का प्रेशर था कि वह समारोह को पूरा करे, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशंस नेहा के लिए दूर की आवाजों जैसी थी। उसे बस एक अनचाहे रिश्ते का बोझ महसूस हो रहा था, एक ऐसी जंजीर जो उसके सोते हुए उसकी लाइफ से बांध दी गई। पार्टनर चुनने, प्यार में पड़ने के उसके सपने ऐसे लग रहे थे जैसे उससे छीन लिए गए थे। अगले दिन अर्शद उससे मिलने आया। नेहा ने खुद को एक कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार कर लिया था। उसे एक एरोगेंट आदमी की उम्मीद थी जो उससे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने की डिमांड करेगा, लेकिन जो आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा था वह शांत और रिस्पेक्टफुल था। उसका चेहरा दयालु था और उसकी आंखों में उदासी का एक हल्का सा निशान था जो उसकी अपनी परेशानी को दर्शा रहा था। उसने अपने माता पिता या उसके माता पिता का डिफेंस करने की कोशिश नहीं की। उसने बस कहा, मुझे माफ करना नेहा, ये मेरी पसंद भी नहीं थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारी कहानी ऐसे शुरू हो। उसकी सिंसियरिटी ने उसे निहत्था कर दिया और नेहा का गुस्सा कम हो गया। उसकी जगह जिज्ञासा की एक झलक आ गई। वह विलेन नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। ऋषभ ने अपनी कहानी का अपना पक्ष अंडरस्टैंडिंग आया। वह भी अपने माता पिता के वादे से बंधा हुआ था। वह उनका बहुत सम्मान करता था और उन्हें मना करना उसके लिए असंभव था, खासकर जब उन्हें लगा कि नेहा की जान खतरे में है। लेकिन उसने साफ कर दिया कि उसका उसे इस शादी में मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा मानना है कि एक रिश्ता ऑब्लिगेशन पर नहीं बन सकता, उसने काल्मी से कहा। इसे विश्वास, सम्मान और समझ की जरूरत है। हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उसने सीधे नेहा की ओर देखा। उसकी नजरें स्थिर और ईमानदार थीं। वह उसके दर्द और गुस्से को अंडरस्टैंडिंगता हुआ लग रहा था, क्योंकि वह भी वही महसूस कर रहा था। फिर उसने एक सरप्राइजिंग प्रपोजल दिया। मुझे 1 हफ्ता दो नेहा, उसने सुझाव दिया। बस 7 दिन। चलो कुछ समय साथ बिताते हैं, एक दूसरे को इंसान के तौर पर जानते हैं, पति पत्नी के तौर पर नहीं। चलो सेरेमनी और वादों को भूल जाते हैं। हफ्ते के आखिर में तुम अपना डिसीजन ले सकती हो। अगर तुम इसे खत्म करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं दोष अपने ऊपर ले लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना किसी मुश्किल के दूर जा सको। मैं तुम्हें अपना वर्ड देता हूं। उसका ऑफर फेयर और कंसीडरेट था। इसने उसे कंट्रोल का एक ऐसा मेजर वापस दे दिया जो उसे लगा था कि वह हमेशा के लिए खो चुकी थी। नेहा हिचकिचा रही थी। उसका एक हिस्सा नहीं चिल्लाना चाहता था और दरवाजा बंद करना चाहता था। वह इस पूरी बेतुकी सिचुएशन को रिजेक्ट करना चाहती थी और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहती थी। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इस आदमी से इंट्रीग्ड था जो उसे एक चॉइस दे रहा था, जबकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह उसे सम्मान दे रहा था। उसने उसे देखा, एक अजनबी जो उसका पति होने वाला था, और उसे कोई खतरा नहीं बल्कि परिस्थितियों का टुगेदरी शिकार देखा। एक लंबे पल की खामोशी के बाद उसने खुद को धीरे धीरे सिर हिलाते हुए पाया। 1 हफ्ता, उसने सहमति दी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। 7 दिन अपनी बाकी की लाइफ का रास्ता तय करने के लिए। पहले कुछ दिन अजीब से थे। वे कॉफी के लिए मिले, पार्क में टहलने गए और एक शांत रेस्टोरेंट में डिनर किया। उनकी बातचीत थोड़ी अटपटी थी, जिसमें पोलाइट सवाल और सावधान जवाब थे। उन्होंने अपनी जॉब्स, अपनी हॉबीज और तुम्हें पता है, अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में बात की। नेहा को पता चला कि अर्शद एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी बिल्डिंग्स और पहाड़ों में ट्रैकिंग पसंद थी। उसे पता चला कि वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी जो एक दिन अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो खोलने का सपना देखती थी। उस पॉइंट पर वे बस 2 अजनबी थे, एक अनिश्चितता के आइलैंड पर कुछ कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश कर रहे थे। नेहा हालांकि सावधान रही, उसका दिल अभी भी उसके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए बंद था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बीता, कुछ बदलने लगा। नेहा ने उस पति से परे देखना शुरू कर दिया जो उस पर थोपा गया था। उसने अर्शद व्यक्ति को देखा। उसने देखा कि वह कैसे ध्यान से सुनता था जब वह अपनी आर्ट के पैशन के बारे में बात करती थी। उसकी आंखों में सच्ची दिलचस्पी से चमक आ जाती थी। वह सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनता था, वह वास्तव में उनके पीछे के सपनों को अंडरस्टैंडिंगता था। एक शाम वह उसे शहर के एक पुराने, भूले हुए हिस्से में ले गया और उसे ऐतिहासिक वास्तुकला के जटिल डिटेल्स दिखाए। उसने इतिहास को संरक्षित करने और उन चीजों में ब्यूटीफुलता खोजने के बारे में बात की जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। उसके पैशन में
नेहा ने अपनी ही एक झलक देखी। ऋषभ ने बदले में नेहा में ताकत और लचीलापन खोजा। उसने उसकी फ्रीलीता और उस जीवन की प्रशंसा की जो उसने अपने लिए बनाया था। उसने उसकी आंखों में आग देखी जब वह अपने लक्ष्यों के बारे में बात करती थी। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं थी, बल्कि एक मजबूत महिला थी जो अपना मन जानती थी। उसने उसके गुस्से और उसे शुरू में अस्वीकार करने का सम्मान किया। उसने कोई मांग नहीं की और उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला। उसने बस अपना समय, अपने विचार और अपनी दुनिया उसके साथ शेयर की, उम्मीद की कि वह असली उसे देखेगी। उसकी धैर्य और जेंटलता ने धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर बनाई गई दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। छठे दिन बहुत तेज बारिश हुई। वे बारिश में फंस गए और एक छोटी बंद दुकान के छज्जे के नीचे शरण गए। जब वे वहां खड़े थे, बारिश देख रहे थे, तो उनके बीच एक आरामदायक चुप्पी छा गई। अब यह अजीब नहीं था। उस शांत पल में नेहा ने महसूस किया कि वह अब गुस्सा या फंसा हुआ महसूस नहीं कर रही थी। उसे काल्मी की भावना महसूस हुई। इस आदमी के साथ एक अजीब सी परिचितता की फीलिंग। वह उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया, एक सरल गर्म मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंची। मुझे बारिश पसंद है, उसने धीरे से कहा। यह सब कुछ साफ कर देती है और आपको दुनिया को नए सिरे से देखने पर मजबूर करती है। उसके शब्द उसके भीतर गहराई तक गूंज गए। 7वां और आखिरी दिन आ गया। यह खैर डिसीजन का दिन था। ऋषभ उससे उसी कॉफी शॉप पर मिला जहां उनका हफ्ता शुरू हुआ था। माहौल अब अलग था। टेंशन चला गया था। उसकी जगह एक शांत समझ ने ले ली थी। उसने उससे उसका जवाब नहीं पूछा। उसने बस टेबल पर कानूनी दस्तावेजों का एक सेट रखा। वे एनरोलमेंट पेपर्स थे जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। मैंने तुम्हें एक चॉइस देने का वादा किया था नेहा, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। तुम जो भी डिसाइड करो, मैं उसका साथ दूंगा। तुम्हारी आजादी और खुशी किसी भी पुराने वादे से ज्यादा जरूरी है। उसका यह जेस्चर उसके प्रति उसके सम्मान का अल्टीमेट प्रूफ था। नेहा ने साइन किए हुए कागजात देखे और फिर उसने उसे देखा। पिछले हफ्ते में उसने उसकी काइंडता, उसकी ऑनेस्टी और उसकी कोमल आत्मा को देखा था। उसने एक ऐसे आदमी को खोजा था जो उसके मूल्यों को शेयर करता था और उसके सपनों का सम्मान करता था। वह उसे अपना बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा था। वह उसे उसकी खुशी सुनिश्चित करने के लिए जाने देने को तैयार था। एक हफ्ते पहले उसे जो गुस्सा और नाराजगी महसूस हुई थी, वह पिघल गई थी। उसकी जगह एक नई, अनपेक्षित भावना ने ले ली थी। यह एक शांत, बढ़ती हुई स्नेह थी, एक कनेक्शन की भावना जो किसी भी नाटकीय प्यार की घोषणा से ज्यादा रियल महसूस हुई थी, जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। कांपते हाथों से उसने कागजात वापस टेबल पर उसकी ओर धकेल दिए। मुझे ये नहीं चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज फीलिंगों से भरी थी। ऋषभ के चेहरे पर हैरानी की एक झलक आई। ये पिछला हफ्ता, उसने आगे कहा, मुझे एक अजनबी को जानना था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक दोस्त मिल गया है। मैं जानती हूं कि कहानियों की शुरुआत ऐसे नहीं होती है। ये गंदा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शायद हम अपनी बाकी की कहानी एक साथ लिख सकते हैं। ऋषभ के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई, राहत और सच्ची खुशी की स्माइल। यह एक शुरुआत थी जो ऑब्लिगेशन से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और स्वतंत्र रूप से लिए गए एक डिसीजन से पैदा हुई थी। 3 साल बाद नेहा और ऋषभ अपने घर की बालकनी में बैठे हंस रहे थे। नेहा ने अभी अभी अपना खुद का सफल डिजाइन स्टूडियो लॉन्च किया था। ऋषभ उसके बगल में था, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर। तुम्हें पता है, उसने उसे छेड़ा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने बेहोश रहते हुए एक आदमी से शादी की। ऋषभ हंस पड़ा। खैर, तुम जैसी इंडिपेंडेंट औरत को हाँ कहने का यही एकमात्र तरीका था, उसने मजाक में जवाब दिया। उनकी जर्नी अनकन्वेंशनल रही थी। इस विचार का प्रमाण कि रिश्ते जबरदस्ती या ऑब्लिगेशन पर नहीं बनते हैं। उन्हें समय के साथ पाला जाता है, सम्मान से मजबूत किया जाता है और समझ से पनपते हैं। कभी कभी सबसे अनपेक्षित बगीचों में खिलते हैं।